In all the work put in by the total 24 DRSCs in examining the demands for grants of all the ministries equal to 30 days of functioning of the Parliament, which is quite significant. That alone takes the total of sittings of Parliament during a year to over 100 days. If we consider the total range of functions of these committees, this would be even much more. So I would like to assure the people and all other stakeholders, including the media, that the Parliament is meeting for sufficient time every year. There is scope, of course, always for further improvement. डियर फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ है। इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, पार्लियामेंट्रीज कमेटी क्यों बनाई जाती है, ये वर्ल्ड वाइड यूके यूएसए और ऑलमोस्ट ऑल जो आपकी डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई जाती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में इतना काम हो नहीं सकता। तो इसलिए उस काम को एक बैकडोर आपके क्लोज डोर में, जब पार्लियामेंट सेशन नहीं है तो राउंड द ईयर काम होता है। और इनफैक्ट ये इंडियन पार्लियामेंटेरियन की एक अच्छी ट्रेडिशन है, अच्छा कल्चर है कि राउंड द ईयर ये जो आपकी कमेटीज़ हैं काम करती रहती हैं, जबकि यूके में जब सेशन चलता है तो तभी काम कर रही होती हैं। तो इसकी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की कितनी रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की हैं उसको भी हम एक एनालिसिस करेंगे। और पहले अगर हम फर्स्ट लोकसभा में देखें तो उसमें कितने बिल पास हुए और अब क्या ट्रेंड चला हुआ है, कितने बिल ऐसे होते हैं कि जो पार्लियामेंट्री जो आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनको रेफ़र किए गए और कितने रेफ़र नहीं किए गए। तो ये भी पूरा हम एनालिसिस करेंगे कि देखिए जो पार्लियामेंट दैट इज़ अ टेम्पल ऑफ द डेमोक्रेसी, अगर जितने क्वालिटेटिव लॉ अच्छे बनेंगे, जो हेस्टी लॉ नहीं होंगे, जो बहुत आपकी नेग्लिजेंस वे में है, बहुत हेस्टी स्टाइल से लॉ पास नहीं किए हुए, तो वही लॉ देखिए एक्चुअली रियल पर्पज़ पूरा कर सकते हैं। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रूल ऑफ लॉ तभी है अपहोल्ड हो सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि आपकी कौन सी ऐसी कमेटीज़ हैं जिसमें आपके सीनियर एमपीज़ जाते हैं इलेक्ट होकर। कुछ कमेटीज ऐसी थी जिसमें सिर्फ आपका इलेक्शन से ही जाते हैं, कुछ कमेटीज ऐसी हैं आपकी जो आपकी सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन से जाते हैं, और कुछ कमेटीज आपकी ऐसी हैं जहाँ पे सीनियर एमपीज़ जाते हैं और कुछ में जूनियर्स जाते हैं। तो इन सभी एंगल्स पे थ्रोली मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च पेपर स्टडी किया और फिर जो मेरी जो फाइंडिंग है वो आप लोगों को भी मैं बताने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है लेक्चर, और यूपीएससी में ये इसके ऊपर क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं। सो लेट्स ट्राई फॉर द ये कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1, वाई द एमपीज ऑफ फाइनेंशियल कमेटीज़, आपकी 3 तरह की फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें जो मेंबर होते हैं वो आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में होते हैं, जो मैं कई बार पहले बता चुका हूँ आपकी राज्यसभा प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन जो आपकी दूसरी जो कमेटीज़ हैं सभी में नॉमिनेशन से ही होता है, या तो स्पीकर करेंगे या राज्यसभा के चेयरमैन करेंगे। तो ऐसा क्यों? सेकंड क्वेश्चन, वाई ऑल द मेंबर्स इन एस्टिमेट कमेटीज आर टेकन फ्रॉम द लोकसभा ओनली, सिर्फ लोकसभा में ही क्यों लिए जाते हैं लोकसभा से आपके एस्टिमेट कमेटी में, राज्यसभा से क्यों नहीं ले जाते। थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द सेलेक्ट कमेटी एंड ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी जेपीसी एडॉक। जेपीसी में ऑलरेडी एक लेक्चर अपना एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ पहले, प्लीज़ आप उसको भी जरूर देखिएगा। क्वेश्चन 4, द डिफरेंस बिटवीन जेपीसी हेडॉक एंड द ज्वाइंट कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससी एसटी, ज्वाइंट कमेटी ऑन एम्पावरमेंट। तो ज्वाइंट कमेटी हैं काफ़ी सारी, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो उन ज्वाइंट कमेटी में और जेपीसी हेडॉक में क्या डिफरेंस है। अगर आपको 4 क्वेश्चंस का डिफरेंस आता है इनका आंसर, तो इसका मतलब आपका ये फंडे बिल्कुल क्लियर है। और अगर आपको नहीं भी आते हैं तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ये वीडियो के बाद बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे, कोई डाउट ही नहीं रहेगा। मैं बिल्कुल थ्रेडवेयर इस टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। वाई वी नीड पार्लियामेंट्री कमेटी। सबसे पहले तो देखिए हमें पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की ज़रूरत ही क्यों है। लेट्स देखिए, आप पहली जो लोकसभा थी 1952 से लेकर 57 में आपके मोर देन 300 यानी 333 बिल्स पास हुए, तो उसमें बड़ा अच्छा काम हुआ। 15th लोकसभा आते आते देखिए आप 165 बिल्स रह जाते हैं, यानी 2009 से लेकर 14 तक। और आपका 16 लोकसभा में अगर आप 14 to 19 देखें तो 133 बिल्स पास हुए हैं, यानी 5 ईयर में। अगर इसको आप 5 ईयर से बात करेंगे तो आपके 27 या 26 या 27 बिल्स पर एनम जो आता है अलोकेट, तो तकरीबन एवरेज ही निकलती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रिड्यूस हो गया, कहाँ मोर देन 300 बिल पास हुआ करते थे और अब आपका ये ऑलमोस्ट 100 के आसपास आ गया डाटा। तो ऐसे में अगर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होंगी वो उसको अच्छे से बैकडोर में, क्लोज डोर में, आपका जब पार्लियामेंट्री सेशन में नहीं होगी तो अच्छा काम करेंगे, डेलिब्रेशन करेंगी, और ऑलरेडी पार्लियामेंट का काम वहाँ पे हो चुका है और फिर वो बहुत जल्दी आपके लोकसभा राज्यसभा में उनको पास किया जा सकता है। अब अगर हम स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स का तो बहुत बुरा हाल है। अगर स्टेट्स में ऑन द एवरेज देखें PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च की साइट से मैंने देखा तो उसमें तो 26 आपकी वर्किंग डेज निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब स्टेट्स असेंबली का तो बहुत ही बुरा हाल है। आप अगर मैं यूपी की बात करता हूँ तो देखिए आपका क्लोज टू 60% बिल्स हैव बीन पास्ड विद इन ए डे ऑफ देयर इंट्रोडक्शन। अब पहली बात तो कितने, क्योंकि वो कम बैठते हैं और बिल बहुत स्पीड हेस्टी मैन से पास होते हैं। अगर मैं यूपी की बात करूँ तो ये ग्राफ आप देखिए 1951 से लेकर 60 में यूपी में 83
जो आपके थे वो बिल पास हुए आपका। अब 71, 51 आते आते आपका 2011 से लेकर 17 तक 24, ये एवरेज सीटिंग आई है। 1951 से लेके आपकी 83, 79, तो यानी कब 83 होती थी और अब 24 रह गई हैं। यानी जो आपके एमपीज लोग हैं वो आपके असेंबली में एमएलए आपके असेंबली में बैठ ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब काफ़ी ड्रास्टिकली, इसलिए फिर वो हेस्टी मैनर्स में बिल पास करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये 10 डेज का है आपका सेशन, या 5 डेज का है, 4 डेज का है, 6 डेज का है, 7 डेज का है, तो उसमें बहुत स्पीड से वो हिस्ट्री में उसमें बिल पास कर देते हैं विदाउट एनी डेलिब्रेशन। और जब जिस बिल पे जितना ज़्यादा डिस्कशन होगा, डाइसेंट ओपिनियन होगा, उस बिल की उतनी ही अच्छी क्वालिटी होगी। अगर हम आप यहाँ पे देखें, उत्तर प्रदेश में पहले बता चुका हूँ कि आपका एक ही दिन में आपके मोर देन 60% जो बिल पास हो जाते हैं सिर्फ सिंगल डे शॉट में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो किस तरह का, क्या हाई क्वालिटी का डेलिब्रेशन होता होगा हमारे स्टेट असेंबली में। शॉकिंग। अब लिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट में ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, जैसे टाइम कंस्ट्रेंट होता है, कैपेसिटी है आपकी, नॉट पॉसिबल इसके सभी बिल्स को फ्लोर पे ही स्क्रूटिनाइज किया जाए। और फिर उसमें बहुत सारे पार्टी लाइन इशू होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ का भी इशू रहता है। जो जूनियर जो आपके एमपीज होते हैं वो घबराते हैं, पार्टी लाइन से अलग होकर नहीं बोल सकते हो। तो लाइव स्ट्रीमिंग की जहाँ तक बात है कि वुडरो विल्सन जो आपके यूएस के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्होंने 1885 में बहुत अच्छी एक बात कही थी, द कांग्रेस इन सेशन इन कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन। यानी उसको दुनिया देख रही है जब कांग्रेस का सेशन चल रहा है, वहाँ पार्लियामेंट ऑफ कांग्रेस बोलते हैं, अपने इंडिया में कांग्रेस एक पार्टी का नाम। विच द कांग्रेस इन इट्स कमेटी रूम इज ए कांग्रेस एट वर्क। जब वो अपने कमेटी रूम में होती है तो तब एक्चुअल वो काम कर रही होती है, और वो आज सही बात है, तब उन्होंने 85 में बात कही थी। द टाइम अलॉटमेंट इशू जो होता है वो भी आपकी जो बिजनेस हाउस, आपकी हाउस कमेटी जो होती है, बिजनेस एडवाइजरी जो कमेटी होती है, जिसके खुद आपके जो चेयरमैन होते हैं या तो स्पीकर होते हैं लोकसभा में, और राज्यसभा की में ऑब्वियसली राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो वो आपके पार्टी स्ट्रेंथ के हिसाब से कितना कंपोजिशन है किस पार्टी को, तो उतना ही टाइम मिलता है। तो वहाँ पे टाइम कंस्टेंट होता ही होता है आपका सेशन के पार्लियामेंट के अंदर। अब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को मिनी पार्लियामेंट्री बोलते हैं, क्योंकि आप देखिए कि वैसे तो आपकी 545 to 45 दोनों हाउसेज में अलग अलग, लेकिन यहाँ पे किसी कमेटीज में आपको 22 मिलेंगे, किसी में आपको 30 मिलेंगे, किसी में आपके, तो अलग अलग आपकी रेशियो। तो मिनी पार्लियामेंट इसलिए कहते जाते हैं क्योंकि सबको डिवाइड कर दिया अलग अलग कमेटीज़ में। तो दीज वर्क्स फॉर द पार्लियामेंट इन सब ग्रुप्स टू स्टडी एंड डील विद द वेरियस मैटर्स दैट कांट बी डायरेक्टली हैंडल्ड बाय द लेजिस्लेचर ड्यू टू द वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब इसलिए मैं बताया कि काम बहुत ज़्यादा होता है तो ये हो नहीं पाता है आपका। अब जो आर्टिकल 118 सब क्लॉज 1, तो उसमें आपका बता रखा है कि हाउस अपने रेगुलेशन जो है एज पर रूल्स रेगुलेट कर सकता है। यहाँ पे उनको एम्पावर कर रखा है हाउस को, तो दे कैन फ्रेम द रूल्स। और यहाँ पे पार्लियामेंट्री जो कमेटीज होती हैं ब्रॉडली, अब मैं चल पड़ा हूँ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ का बाइफर्केशन करने, कितने तरह की होती हैं, तो ध्यान से सुनना है आपको कि देखिए ब्रॉडली ये 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड है। पहली आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, दूसरी आपकी हेड ऑफ कमेटीज़ हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि जो स्टैंड करती रहें, यानी वो हर साल बनेंगी, मेंबर्स बदलते रहेंगे लेकिन कमेटी बनती रहती हैं, तो उनका ऑलमोस्ट परमानेंट नेचर है। और जो आपकी हेड ऑफ कमेटीज़ होती हैं, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ आया, मान लिया बफोर स्कैम को एक्सपोज करना, उसी इन्वेस्टिगेशन, तो जेपीसी ऑन बफोर्स आई और डिसबैंड होगी आपकी। फिर मान लिया कोई दूसरे इश्यूज़ पे आती है आपकी, सिटीजन अमेंडमेंट जो एक्ट था आपका, उस पे लेके आए और उसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दी, फिर उसका डिसबैंड कर दी। तो इस तरीके से स्पेसिफिक पर्पज़ पूरा होते उसको डिसबैंड कर दिया जाता है। तो ये आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ एंड एड हॉक कमेटीज़। अब आपको स्टैंडिंग कमेटीज़ की अलग अलग बाइफर्केशन मिलेंगी। अब ये जो चार्ट है इसको आपको भी मत भूलना। द पार्लियामेंट्री कमेटीज, द फाइनेंशियल कमेटीज, डिपार्टमेंटल आपकी जो स्टैंडिंग कमेटीज, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज DRSC बोलते हैं, हेड ऑफ कमेटी, सेलेक्ट कमेटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज, इन चारों को हम थ्रेडबेयर पढ़ेंगे। अब फाइनेंशियल कमेटीज को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। आपका ये है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट कमेटी और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट, PSUs जिनको हम बोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं, एक इससे पहले मैं बताऊँगा कि ये काम कैसे करती हैं, कैसे ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को भेजा जाता है कोई बिल। तो देखिए 3 तरीके से भेजा जा सकता है, या तो खुद जो मिनिस्टर उसको टेबल कर रहा है। जैसे मैं बताऊं कि उस समय आई थिंक होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह थे, जब सिटीजन अमेंडमेंट जो बिल को रेफ़र किया गया था उसको JPC को, तो उन्होंने खुद स्पीकर से रिक्वेस्ट किया था। तो इस तरीके से आप या तो जो मिनिस्टर्स उसको पायलट कर रहा है, उस बिल को जो लेके आ रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं, वो खुद रिक्वेस्ट करें, तो ऐसे में ऐसे रेफ़र कर दिया जा सकता है। दूसरा, चेयरमैन या स्पीकर की डिस्कशन पावर भी होती है, और अगर उनको लगता है कि यस इट शुड बी रेफर टू द कमेटी,
थर्ड, आपका कभी कभार ऐसा होता है कि जब आपकी स्ट्रेंथ कम होती है, आपकी दोनों पार्टीज़ के कुछ सेक्शंस पे, बिल के कुछ पर्टिकुलर पोर्शन पे असहमति है, डिसएग्रीमेंट है, तो आप सोचते हो कि ये बिल तो हमें पास करवाना है कि थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हम भी कर लेंगे और इस तरीके से इसको आप कमेटीज़ को भेज दिया जाएगा, तो कुछ ना कुछ आगे बात बढ़ेगी और फिर इसको होपफुली दोनों हाउसेज में पास हो जाएगा। तो ये तीसरा एक मैकेनिज्म है आपका, राइट। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटीज़ की। पार्लियामेंट्री देखिए, ये पीएसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होती है। आपके हाउस के सीनियर मोस्ट जो एमपीज़ होते हैं वो चाहते हैं, अगर देखिए जो मिनिस्टर बन जाते हैं तो वेल एंड गुड, जो मिनिस्टर नहीं बन पाते तो वो चाहते हैं कि हम पीएसी में जाएं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में। और इसमें देखिए आप इसकी हिस्ट्री से पता लग जाएगा आपको। श्री आर वेंकटरमन्ना जो इसके मेंबर थे वो प्रेसिडेंट बने, फिर इसके श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसके चेयरमैन थे पीएसी के, 2 बार बने थे, वो प्राइम मिनिस्टर बने बाद में। श्री पीवी नरसिम्हा राव भी इसके चेयरमैन थे, वो भी बाद में प्राइम मिनिस्टर बने। श्री आई के गुजराल भी जो पहले इसके मेंबर थे पीएम बने। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कमेटी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब इसका हम देखते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखिए इसका जो 1921 में इस्टेब्लिश होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, और तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश ये कमेटी रही है। और इसमें 15 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और आपके 7 राज्यसभा से 22 हैं। आपको एक ही स्ट्रेंथ जरूर याद रखनी है, क्योंकि आते हैं ये कंपटीशन में, आपको कंपेयर भी रखना है। तो एक अपना चार्ट बनाएं अलग से और सारी कमेटीज़ का सिर्फ एक उस पर एक ही लाइन में डिफ्रेंशिएटिव ऐसे में आप मेंबर लिखें कि इसमें कितने मेंबर, किस हाउस से कितने हैं। और लेकिन इसमें कमाल की बात है कि राज्यसभा के मेंबर्स को वोटिंग राइट नहीं है। तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल मैटर आ जाता है, आप देखोगे कि राज्यसभा की जो पोजीशन है थोड़ी सी डाउन है लोकसभा से। अब इसका टर्म है 1 ईयर। आपको मैं ब्लैंकेट एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि जितनी भी ये कमेटीज़ हैं आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी, सबका जो टेन्योर है 1 ईयर ही है। याद रखना, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है। 1967 में न्यू कन्वेंशन बनी कि पहले इसमें रूलिंग का होता था कि इसमें बोला कि नहीं, देखिए क्योंकि ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी के जो एमपीज होते हैं उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो जब क्योंकि यहाँ पे आपका सिंगल ट्रांसफर जो वोटिंग सिस्टम है उसके तहत होती है, तो वोटिंग में तो आपकी जो रूलिंग पार्टी है उसी की बनती है। तो फिर 67 में डिसाइड किया गया नहीं कि हम अपोजिट साइड का लेंगे। और अभी इसके जो अधीर रंजन इसके चेयरमैन है प्रेजेंट, और एक कांग्रेस के लीडर हैं, वेस्ट बंगाल से एमपी हैं। और इनकी फर्दर जैसे सब कमेटीज़ बना रखे हैं साथ, तो सब कमेटीज़ कितनी बनाई जा सकती हैं, तो फर्दर उसको स्पेसिफिक टास्क देने के लिए। और ये मिनिस्टर्स कभी भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ में कोई भी आपकी चाहे पीएसी हो चाहे दूसरी भी कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की, किसी में भी उसको अपॉइंट नहीं किया जाता। क्योंकि यहाँ पे इसका रीजन मैंने जेपीसी में बताया था कि एक साइड तो देखिए आपकी जो कमेटीज़ है पार्लियामेंट के, वी हैव द 3 ऑर्गन्स, पार्लियामेंट, आपका लेजिस्लेचर यानी एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को भी 4 टाइमिंग अलग कर दीजिए। अभी पार्लियामेंट्री जो आपके और एग्जीक्यूटिव्स है, अगर आपको एग्जीक्यूटिव्स आपको लेजिस्लेटिव प्रोसीजर में डाल दोगे तो इंटरमिक्सिंग हो जाएगी, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं रहेगी। और जिसको चेक करना है अगर उसी को चेक करवाने में खुद डाल दिया तो फिर ये अपने आप में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो यानी एमपीज़ पार्लियामेंट इन एमपीज़ के थ्रू, इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के थ्रू चेक रखती हैं एग्जीक्यूटिव्स पे, वो कैसे काम कर रहे हैं, ठीक काम करने की नहीं कर रहे हैं। इलेक्शन टू कमेटीज़ मैंने बता दिया, सिंगल ट्रांसफर वोटिंग आपकी। और अभी देखिए इसका जो काम कहाँ आता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का, आपको ये जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली पीएसी जो करती है पोस्टमार्टम करती है। जब किसी की जैसे डेथ हो जाती है, डॉक्टर पोस्टमार्टम करता है ना मरने के बाद, सिर्फ डायग्नोज करता है कि एक्चुअल क्या हुआ, उसको बचा नहीं सकता क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी डेड। तो यहाँ पे जब जैसे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर बजट हो जाता है, फिर मैंने एरो लगा रखे हैं, फिर सारे के सारे जो अकाउंट्स है वो सारा कैग को जाता है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल को, वो अपने उसको ऑडिट करता है, इंस्पेक्शन करता है, फिर वो रिपोर्ट सबमिट प्रेसिडेंट को करता है कैग। फिर जो प्रेसिडेंट है वो लेड रिपोर्ट करते हैं, लेड डाउन टू द पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और फिर पार्लियामेंट उसको रेफ़र कर देती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। तो अब पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको पूरा से दोबारा से वेरिफिकेशन करती है और फिर वो अपनी रिपोर्ट दोबारा बैक टू पार्लियामेंट सबमिट करते हो। तो यहाँ पे पैक का रोल आता है पार्लियामेंट्री अकाउंटिंग कमेटीज़। तो वो बताएंगे कि भैया तुमने कहाँ गलती की, क्या कैसे किया, सारा पूरा डिटेल इस पे आएगा। और फिर रोल ऑफ पीसी देखिए, पीएसी करती क्या है, वो ऑब्वियसली जो कैग ने रिपोर्ट दी है जमा कराई थी उन्हीं को। तो क्या देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जब आप बजट पढ़ेंगे तो ये दोबारा से चीज़ें आएंगी वहाँ डिटेल से। अकाउंट्स आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होता है एक्सपेंडिचर। देखिए आपको एक सिंगल रुपये भी आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल सकते विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, बजट के 5 स्टेप्स हम बाद में बताएंगे आपको जब बजट कराएंगे। तो यहाँ जो एक्सपेंडिचर एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स है उसको थ्रेडवेयर स्टडी करता है पैक। फिर आपका फाइनेंस अकाउंट से कितना टैक्स लगाया, सरकार आपको पता है बजट में टैक्स भी लगाती है, तो उनको भी डिटेल से करती है। पब्लिक अंडरटेकिंग, तो यानी कैग की रिपोर्ट्स को थ्रेडवेयर यहाँ पे पढ़ा जाता है। और जो आपकी कमेटी है वो क्वेश्चन ऑफ पॉलिसी से कंसर्न नहीं है, वो सिर्फ एग्जीक्यूशन पार्ट देखती है जहाँ पे लैप्सेस हुए हैं।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एक्सेस ग्रांट्स मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये आपके बजट में भी आ गया। एक्सेस ग्रांट्स होते हैं कि किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिक हेड के लिए इतना अमाउंट जो था वो बजट में वो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, लेकिन उस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री ने, उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट ने एक्सेसिव खर्च कर दिया उस ग्रांट से, लेकिन अब उसको लोकसभा से अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो आपकी है कि वो पूरा आपका ख़त्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, आपने एक्सेसिव खर्चा कर दिया, तो पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी उसको स्टडी करेगी, अपनी रिपोर्ट देगी पार्लियामेंट उसको, फिर उस लोकसभा को, फिर लोकसभा में उस पर वोटिंग होगी दोबारा उस जितना एक्सेस अमाउंट किया है। तो यानी जो आपका एक्सेस ग्रांट है दैट इज़ आल्सो अप्रूव्ड बाय द लोकसभा बट आफ्टर द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो देखिए आपकी पीएसी की इंपॉर्टेंस यहाँ पे मैंने बताया है कि आपको ये चौधरी रंजन जो हैं आपके, अधीर रंजन, ये उसके कांग्रेस के एमपी हैं जो इसके चेयरमैन अभी फ़िलहाल। और ये देखिए ये मैंने जानबूझ के लगा रखा है थोड़ा सा आप लोगों को देखने के लिए किस तरीके से ये जो कमेटीज़ होती हैं ये आपके सब ग्रुप में जाती हैं, विजिट करती हैं अलग अलग जगह, फिर अपना एजेंडा तैयार करती हैं, कैग की रिपोर्ट्स के ऑफिशियल्स को बुलाती हैं, उन सेक्रेटरीज आपको बुलाती हैं, और जो कैग होता है कंट्रोल ऑडिटर, दैट इज़ अ बेस्ट फ्रेंड फिलासफर, सबसे अच्छा होता है, तो पैक उन्हीं की हेल्प लेती है, क्योंकि देखिए सारे ये लोग एमपीज एक्सपर्ट नहीं है फाइनेंस मैटर में। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्ट जो तैयार करते हैं वो रिपोर्ट्स का डिटेल भी है, तो ये राउंड द ईयर काम करते रहते हैं। अब यहाँ पे जो पब्लिक अकाउंट कमेटी आती है, जैसे 1920 का मैंने लेटेस्ट ले रखा है, द पब्लिक अकाउंट कमेटी 2019-20 हेडेड बाय श्री अधीर रंजन चौधरी एमपी एट इज सिटिंग हेल्ड इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन द 26 2019 हैज़ सेलेक्टेड 107 सब्जेक्ट्स, यानी 107 सब्जेक्ट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए, उनका जिक्र किया हुआ, तो इनको स्टडी करेंगे। तो देखिए सारे तो ये भी नहीं स्टडी कर पाते हैं। अब बात करते हैं तो पैक की जो ड्यूटी जो आप समझ चुके हो, अब हम बात करते हैं सेकंड जो आपकी फाइनेंस कमेटी वो एस्टिमेट कमेटी है। एस्टिमेट कमेटी देखिए ये ओनली कमेटी जहाँ पे राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, सिर्फ 30 मेंबर्स होते हैं, पैक में 22 होते हैं, इसमें 30 होते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से होते हैं, इसमें राज्यसभा का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। और इसका भी टर्न वही 1 ईयर होता है पैक की तरह, और आपका फिर इसमें जो चेयरमैन होता है ऑब्वियसली इसमें रूलिंग पार्टी के हैं और स्पीकर डिसाइड करते हैं, और इलेक्शन आपका सिंगल ट्रांसफर वोटिंग से होता है। मेन फंक्शन देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मेन फंक्शन आता है बजट के सेकंड स्टेज के बाद आता है, बजट की 5 स्टेजेज आती हैं। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के बारे में बताते हैं, कैसे आप अपना जो एक्सपेंडिचर वो कम कर सकते हो इन ब्रॉडर सेंस, वो ये बताते हैं। जब आप वो अपना एक्सपेंडिचर लेके आते हैं ना टेंटेटिव बजट में, तो उसमें स्टडी कर रहे होते हैं ये। तो मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताता हूँ मैं। देखिए आपका ये अब आ जाइए कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। यहाँ पर ये तीसरी कमेटी है फाइनेंस की आपकी, ये भी स्टैंडिंग कमेटी है। इसमें भी आपकी पीएसी की तरह 22 ही मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इलेक्शन वही सिंगल ट्रांसफर वोटिंग 1 ईयर, और इसका जो मेन काम होता है पब्लिक, ये जो आपकी पब्लिक अंडरटेकिंग होती है पीएसयूज, जो कैग उनकी रिपोर्ट को तैयार करता है उसको स्टडी करते हैं, और ये बेस्ट ये देखते हैं कि जो बिज़नेस प्रिंसिपल और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही हैं नहीं हो रही हैं, तो उस पर ये अपना। अभी देखिए आपकी जो पीएसयू सोचेंगे आपके क्या होता है, देखिए जो विकआउट इंडिपेंडेंस और मल्टीफेरियस फंक्शंस आपके बढ़ते जगह स्टेट के, तो फिर आपने देखिए बहुत सारे पीएसयूज स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बना दी। आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग देखिए इसमें आपका 51% से ज़्यादा जो शेयर होता है गवर्नमेंट का होता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, कंटेन कॉर्पोरेशन इंजीनियर्स है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, आपका एनटीपीसी है, तो बहुत सारी हैं, एक जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक लिस्ट दी है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल कमेटीज हमने कर ली, हमने पैक कर ली, एस्टिमेट कमेटी कर ली, हमने पब्लिक अंडर सेकंड जो टेकिंग पीएसयूज कर ली। तीनों में हमने देखा कि आपका सिंगल ट्रांसफर वोटिंग से होता है, इलेक्शन होता है इलेक्शन से। लेकिन अब इसके बाद हम जो भी कमेटी करेंगे कहीं पे भी इलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेशन होगा इन सभी कमेटीज़ में। तो लेट्स स्टार्ट स्टैंडिंग कमेटीज़, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़। अब बात आती है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो गए हैं आपकी, आई थिंक 52 मिनिस्ट्रीज़ हैं, और मिनिस्ट्रीज़ के किसी मिनिस्ट्री के अंदर 2 डिपार्टमेंट, किसी के अंदर 4 हैं, किसी के अंदर 3 है, फाइनेंस के शायद 5 डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री में। तो इस तरीके से बहुत सारा काम हो जाता है। तो क्या डिसाइड किया कि हम अब स्पेसिफिक अप्रोच फॉलो शुरू कर दी 93 के बाद, और हमने डिपार्टमेंट वाइज ही एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी कि वो उस डिपार्टमेंट के बारे में जो उनकी डिमांड ऑफ ग्रांट होगी उसको स्टडी करेंगे, जो कैग उसको रिपोर्ट तैयार करेगा उसको स्टडी करेंगे। यानी यहाँ पे हमने और स्पेसिफिक तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। तो ये आपकी जैसे मैं मिनिस्ट्री बता ही रहा था, यहाँ पे डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज है DRSC। तो यहाँ पे जब जरूरत स्टार्ट हुई तो 93 में पहले 17 बनी, अब 24 बनी, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 31 कंपोजिशन हो जाता है। यहाँ पे 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, और यहाँ पे आपकी जो मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड होते हैं।
लोकसभा से आपके स्पीकर करेंगे, राज्यसभा से आपके चेयरमैन करेंगे। और यहाँ पे जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इसमें जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ का जो काम है वो आपका बिल के सेकंड स्टेज पे आता है, जैसे कि एस्टिमेट कमेटीज़ का आता है, एस्टिमेशन को रिड्यूस करने के लिए, उसको जज करने के लिए। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ का जो काम, देखिए, कंसीडर द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आफ्टर द सेकंड स्टेज ऑफ द बजट। और उस मिनिस्ट्री का, अगर मैं बात कर रहा हूँ रेलवे मिनिस्ट्री का, अगर मैं बात कर रहा हूँ डिफेंस मिनिस्ट्री का, तो जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज ऑन डिफेंस है, तो वो जो आपके जो मेंबर हैं आपके, वो उस पूरे जो 31 मेंबर्स हैं उस कमेटी के, तो वो पूरा उस रेलवे के या डिफेंस को, उस डिपार्टमेंट के जो पूरा डिमांड ऑफ ग्रांट्स है उसको स्टडी करेंगे, उसकी जो कैग की रिपोर्ट है उसको स्पेसिफिक स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी एनुअल रिपोर्ट्स आती है मिनिस्ट्री की, डिपार्टमेंट की, उसको स्टडी करते हैं और बेसिकली लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो आपकी राज्यसभा से 8 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, कॉमर्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, होम अफेयर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज़, पब्लिक, आपकी पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, लॉ एंड जस्टिस, आपकी साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, कल्चर। तो यहाँ पे 2-2, 3-3 डिपार्टमेंट इन्होंने मिनिस्ट्री बना रखे हैं। तो इस तरीके से 8 जो कमेटीज़ हैं वो राज्यसभा की हैं, और इसके बाद आपकी जो 16 हैं वो आपकी लोकसभा की हैं। तो यहाँ पे एक मैंने एग्जाम्पल में बता रखा है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ राज्यसभा, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्योंकि ये आता है राज्यसभा की उसमें। तो इसके जो चेयरमैन है, जैसे अभी श्री जयराम रमेश हैं कांग्रेस के, तो ये आप इस तरीके से कमेटीज़ बनी हुई है। अब यहाँ पर जो आती हैं आपकी, वो आती हैं लोकसभा की। इसमें एग्रीकल्चर है, जैसे आपका डिफेंस है, एनर्जी, एक्सटर्नल अफेयर है, फाइनेंस है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, रेलवेज है, ये आपकी लोकसभा के अंडर आती हैं। तो ये 16 कमेटीज़ हैं। अब यहाँ पर जो एक देखिए, ये जो कमेटीज़ हैं इसका एक ये फ़ायदा होता है कि आम जनता को भी, ये न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ बना दी ऑन स्पेसिफिक, मान लिया आपके पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस का, जैसे मैंने ले रखा है, और ये आपकी राज्यसभा के अंडर आती है। तो फिर यहाँ से जो ये लोगों से सुझाव भी मांगते हैं अपने, कुछ टाइम देखिए ईमेल, जैसे अभी ये इन्होंने प्रेस का कटआउट मैंने ले रखा है, प्रेस रिलीज़। तो इस तरीके से लोगों को भी मौका मिलता है अपना ओपिनियन देने के लिए। तो ये बहुत ब्रॉड वे में स्टडी करते हैं। अब देखिए, एट व्हाट स्टेज की रोल ऑफ एस्टिमेट कमेटीज और डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज कम्स इनटू द पिक्चर। अब ये जो आपके 5 स्टेजेस हैं, जब बजट आएगा तो हम इसमें दोबारा देखेंगे। अभी जब देखिए, इसमें आपका जस्ट एक मैं रिकैप कर रहा हूँ कि जब बजट आता है तो उसको पहले प्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट डे, वो 3-4 घंटे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर जस्ट उसके आउटलाइन बताती हैं। फिर सेकंड स्टेज आता है कि फाइनेंस मिनिस्टर, सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट कंसर्न मिनिस्टर, मिनिस्ट्री जो अलग लगा हूँ, तो 3-4 दिन में वो रिप्लाई करते हैं जो भी एमपीज़ क्वेश्चन पूछते हैं। फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है, और फिर हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है तकरीबन 2 या 3 वीक के लिए, ताकि उस समय जो आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो उसको स्टडी करती हैं उस स्पेसिफिक बिल को, उस अपनी मिनिस्ट्री के बिल को, और वो देखती हैं डिमांड ऑफ ग्रांट्स कितना क्या जायज़ है, और उसी स्टेज पे एस्टिमेट कमेटी भी काम कर रही होती है। तो जब ये सारा प्रोसेस काम हो जाता है, फिर थर्ड स्टेज आते बजट की, जिसमें रियल में डिबेट होती है, जिसमें वोटिंग होती है ऑन डिमांड ऑफ ग्रांट्स। तो ये वोटिंग जब तभी होती है क्योंकि देखिए लोकसभा में उसमें इतना टाइम नहीं होता है, ऑलरेडी पार्लियामेंट्री कमेटीज उस पर अपना होमवर्क करके आती हैं और रिपोर्ट सबमिट की होती हैं, और फिर उनके जो सुझाव हैं तब वो लोकसभा में बहुत रिफाइंड होकर जाती हैं। तो इसलिए लोकसभा में काम काफ़ी कम हो जाता है, और ये 26 डेज में ये सारे के सारी जो वोटिंग चलती है डिमांड ऑन ग्रांट्स पे, तो अल्टीमेटली आपका जो एप्रोप्रिएशन बिल होता है वो स्टेज 4 में इनको कंसोलिडेट करके पास किया जाता है, और जो 5th स्टेज है उस पर जो आपका टैक्स इंपोज किया जाता है, और इस तरीके से पूरा बजट तैयार होता है। तो यहाँ पे इन कमेटीज़ का रोल आप समझ गए होंगे। अब मैंने एक जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे एटॉमिक एनर्जी है, ये डिमांड आपकी 3 का है। वैसे टोटल मैं बता देता हूँ आपको 141 जो डिमांड्स होती हैं आपकी, ये 141 डिमांड्स अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से आती हैं, और वो आपकी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज उसको स्टडी करती हैं, रिपोर्ट सबमिट करती हैं। तो यहाँ पे जैसे एटॉमिक एनर्जी की डिमांड 3 है, ये सारा काम करके आके, और थर्ड स्टेज में जो 26 डेज हैं, इन्हीं में इनको इमीडिएटली फटाफट बहस होकर ये पास की जाती हैं। अब हम 17th जो लोकसभा की बात करते हैं 2019 से 20 यानी 1 ईयर की। अब सजेशन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज में हमने इतना थोड़ी पढ़ा, तो क्या आउटपुट क्या निकलती है, तो उसको स्टडी करते हैं। देखिए, कमेटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसने काम किया। सुरोगेसी रेगुलेशन बिल 2016, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, ऑब्वियसली है सुरोगेसी से रिलेटेड है। टेक्निकल इश्यूज वर डिस्कस्ड विद द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से रिलेटेड था। तो मेडिकल प्रोफेशन बुलाया गया, गवर्नमेंट ऑफिशियल, हेल्थ सेक्रेटरी, जॉइंट हेल्थ सेक्रेटरीज, आपके एम्स के डॉक्टर्स, तो उनको सबको बुलाया गया, और फिर इन्होंने थोड़ी स्टडी किया और इन्होंने कुछ सुझाव दिए।
और वो उन सुझाव को रिकमेंड भी एक्सेप्ट भी किया गया। तो इस तरीके से स्टैंडिंग कमेटीज ऑन हेल्थ, नेशनल मेडिकल जो कमीशन बिल था 2017, उसको भी स्टडी किया, रिकमेंडेशन दी, कुछ रिकमेंडेशन एक्सेप्ट की। ऐसे कमेटी ऑन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर जो आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने 1986 का पढ़ा होगा, बहुत ऑब्सोलीट सा हो गया है, लेकिन अब उसका नया आ गया आपका 2019 का। तो इस ऑब्वियसली इस कमेटी को रेफर किया गया और इस कमेटी ने डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ थी, इनको स्टडी किया, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन लिए, इन्होंने कुछ अपने सुझाव दिए, जैसे कि जो आपकी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आती हैं आपकी कंपनीज़ की, तो उसको पेनल्टी इंक्रीज़ का सजेशन दिया, वो मान लिया पार्लियामेंट ने। ऐसे ही जो आपकी सर्टेन डेफिनेशंस जो थी वो भी फॉल्टी थी, तो उसको भी स्पेसिफिक और क्लियर किया गया, वो भी माना गया। तो अल्टीमेटली इनका मतलब ऐसा बात नहीं है कि काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन रहता है, वो एक अलग एंगल है कि हम इन कमेटीज़ को बहुत स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी सब्सटेंशियली इम्पैक्टेड पार्लियामेंट एफिकेसी। अब हम डेटा के साथ बात करते हैं। 16 लोकसभा अगर मैं बात करूँ, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की पहली टर्म, तो यानी 2014 से 19 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज़ 24 अभी हमने पढ़ा। इन 24 कमेटीज़ ने 41 बिल्स स्टडी किए, एग्जामिन किए, और इन्होंने 331 डिमांड ऑफ ग्रांट्स को, अभी जो हमने बजट के बताया था आपको सेकंड स्टेज के बाद, तो इन्होंने उनको स्क्रूटिनी किया, उन पर अपनी रिपोर्ट्स दी। 197 इश्यूज़ को अलग से इशू इन्होंने डील किया और 503 एक्शन टेकन रिपोर्ट्स पब्लिश की, और एक रिपोर्ट्स मोर देन 100 पेज 200 पेजेस की होती हैं। अब हम बात करते हैं तो इस हमने इन्होंने काम किया है। 17 लोकसभा का देखिए, सिर्फ 1 ईयर का बात करते हैं, अभी 20 चल रहा है। द सम बिल्स आर अंडर कंसिडरेशन डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, बड़े हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2019 है, बड़ा पुराना है, तो अभी इस पे बिल, अभी ये इस पे अमेंडमेंट्स काम कर रही हैं। लेट अस सी क्या क्या ये सजेशन चेंज करते हैं। अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल की भी 2018 पे काम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन मैरिज ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियन बिल्स 2019, इस पर भी काम चल रहा है, उड़ता पंजाब, राइट। अब आउटपुट ऑफ द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़, अब हम सारी एक्चुअली उसी की एफिकेसी ही पढ़ रहे हैं। अब एक बिजनेस लाइन का था ये जैन 8 का 2018 इनके 14 से 16 लोकसभा में गवर्नमेंट हैज़ एक्सेप्टेड 54% रिकमेंडेशन ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। इसका मतलब 50% तो कंट्रीब्यूशन है इन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ का, ठीक है ना। तो ये यहाँ ये स्पेसिफिक बात करें डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ का, यानी उन 24 कमेटीज़ के जो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री के ऊपर लगी हुई हैं। तो ये इन 24 डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ का जब इन्होंने डिमांड ऑफ ग्रांट्स को एग्जाम किया, ऑल मिनिस्ट्रीज, देखिए इन्होंने 30 डेज जो पार्लियामेंट जितना काम करती हैं, और पार्लियामेंट का एक दिन का काम होता है तकरीबन 6 आवर्स, तो यानी 180 आवर्स इन्होंने काम किया है। अब कुछ इसकी जो लिमिटेशन की बात करते हैं, देखिए इसमें ज़्यादातर क्या है कि जनरली आपके जो फर्स्ट टाइम एमपीज बने होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं है, उनको डाल दिया जाता है, जबकि जो आपकी बहुत ही मैच्योर जो एमपीज हैं, जिनको 4 बार 5 बार 6 बार एमपीज जो हैं, वो आपकी पार्लियामेंट स्टैंडिंग आपकी पैक में जाते हैं, पैक में नहीं तो फिर एस्टिमेट कमेटीज़ में जाते हैं, आपकी पीएसयूज़ में जाते हैं। ऑब्वियसली पहला टारगेट तो पीएससी का। अगर आप ऑब्जर्व करोगे जो सीनियर वेट वाले जो आपके एमपीज हैं, जनरली अगर जो मिनिस्टर नहीं बन पाते पैक वगैरह में अफेंस कमेटीज़ में जाते हैं, तो यहाँ पे एक कमी रहती है। और लैक ऑफ डेडिकेटेड सेट ऑफ रिसर्च एसोसिएटेड विद कमेटीज, तो यहाँ पे एक रिसर्च मैकेनिज्म भी बहुत कमज़ोर है। जैसे अगर हम यूएसए की बात करें तो वहाँ पे रिसर्चर हैं वो 15-15 20-20 रिसर्चर हैं एक एमपीज़ के साथ, तो इसलिए वो बहुत थ्रोली काम हो पाता है, बड़ा अच्छा से जो डेलिब्रेशन जो पर्पज़ है वो पूरा हो पाता है। यहाँ पे एक कमी है, इसकी तरफ काम करना चाहिए। अब देखिए अभी तक हमने फाइनेंशियल कमेटीज़ कर लिए, डिपार्टमेंटल जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं वो हमने कर लिए हैं, DRSC। अब हम बात करते हैं थर्ड ब्लॉक पे, यानी एडॉक और सेलेक्ट कमेटीज़ पे बात करते हैं। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता हुआ कि एडॉक कमेटीज़ क्या होती है, मैं बता चुका हूँ पहले, कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया, पर्पज़ पूरा हुआ, डिसबैंड किया, जैसे बोफोर्स पे किया, आपका सिटीजन अमेंडमेंट बिल पे किया था। तो आपकी ऐसे ही सेलेक्ट कमेटी क्या होती हैं, सेलेक्ट कमेटी वो होती हैं कि जो एक हाउस ने स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई और वो पर्पज़ पूरा होता है उसको डिसबैंड कर दिया। जो आपकी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो उसमें दोनों हाउसेस होते हैं, लेकिन सेलेक्ट कमेटी में एक ही हाउस के होते हैं, वो हाउस वहाँ का या तो चेयरमैन या स्पीकर रिस्पेक्टिवली जिस भी हाउस को वो डिसाइड करता है। अब यहाँ पे मैं ये आपका बता ही चुका हूँ कि जो आपके एडो कमेटी इन्वेस्टिगेशन एडवाइजरी पर्पज़ के लिए बनाया जा सकती है, किसी पर्पज़ के लिए जेपीसी में ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, प्लीज़ वॉच दैट, उसमें काफ़ी डिटेल से मैं बता चुका हूँ। हेडोक और सेलेक्ट कमेटी, अगर यहाँ पे मैं अब आपको 2 एग्जांपल दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे जीएसटी बिल आया, अब जीएसटी बिल आपको पता है कि जब मोदी साहब की जो पहली टर्म थी, यानी आपकी 16 लोकसभा 14 to 19, वहाँ पर उनके पास लोकसभा में नंबर पूरा था, लेकिन राज्यसभा में इश्यू था,
तो उन्होंने क्या किया, बड़े हिस्ट्री सेल से लोकसभा में पास करा दिया उसको, लेकिन राज्यसभा में जब भेजा तो राज्यसभा ऑब्वियसली वो तैयार नहीं थी, तो उन्होंने अपनी एक अलग से सेलेक्ट कमेटी बना दी और उस कमेटी ने उसको स्टडी किया और अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी और फाइनली उन रिकमेंडेशंस को इनकॉर्पोरेट भी किया गया। और एक्चुअली यही काम पार्लियामेंट का होना भी चाहिए, दोनों हाउसेस का, जितना अच्छे से उसको डेलिब्रेट किया जाए। अब लोकपाल लोकायुक्त बिल 2011 की बात देखिए, ऐसे ही क्या हुआ कि लोकसभा ने बहुत हेस्टी स्टाइल से उसको 2011 में पास कर दिया। राज्यसभा ने फिर क्या किया, अपनी एक अलग से कमेटी बनाई जिसको हम बोलते हैं सेलेक्ट कमेटी फॉर स्पेसिफिक पर्पज उस बिल के लिए, और उसने फिर अपनी कुछ फाइंडिंग्स दी, रिकमेंडेशन फाइनली उसको एक्सेप्ट भी किया गया और 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त आपका बिल जो है वो पास हो गया। तो देखिए सरकार के पास क्या होता है कि 5 ईयर होते हैं, वो चाहते हैं कि मैक्सिमम बिल हम पास करें और मैक्सिमम जो एक हम अपना एक जो काम है वो गिनवा सकें कि हमने इतने बिल पास किए, इतना काम किया हमारी लोकसभा ने। एक्चुअली ये वो बड़े हिस्ट्री सेल से होते हैं, काम चाहे थोड़ा सा कम हो जाए लेकिन वो आप बहुत ही डेलिब्रेटेड हो और ताकि वो जुडिशल स्क्रूटनी को फेस कर पाए लेटर स्टेज पे। क्योंकि देखिए अभी 2011 में लोकसभा में पास कर दिया, अगर राज्यसभा भी इसको पास कर देते तो ये बिल 2 साल पहले आ चुका होता, 2011 में, अभी 2013 में आया, तो यहाँ पर ये मैटर करता है। अभी मैं एग्जांपल ऑफ सेलेक्ट कमेटी जैसे मैं बताऊँ, यहाँ पे आपका ये सेलेक्ट कमेटी ऑन सुरोगेसी रेगुलेशन बिल 2019 का अलग से बनाया गया इसको। अब यहाँ पर आपके एक हेड ऑफ कमेटीज़ इन द राज्यसभा टू स्टडी द अलार्मिंग इश्यू ऑफ द पोर्नोग्राफी ऑन द सोशल मीडिया एंड इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन सोसाइटी एज ए होल, कॉन्स्टिट्यूशन ये 2019 में राज्यसभा ने बनाई अपनी अलग से हेड ऑफ कमेटी, राइट। अब इस चार्ट में हम देखें फाइनेंशियल कमेटी हम कर चुके हैं, स्टैंडिंग कमेटीज़ यानी डीआरसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो स्टैंडिंग में वो कर चुके हैं, हेडॉक और सेलेक्ट कमेटीज़ हम कर चुके हैं। अब हम लास्ट वाले उस पे पार्ट पे आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़, यानी देखिए दोनों हाउसेज हैं, उनको हाउस को भी चलाना है, तो वहाँ पे भी बहुत सारी कुछ कमेटीज़ होती हैं अपने हाउस को रन करने के लिए। तो अब हम उनको देखते हैं। अब ये जो चार्ट है, आप इसको चार्ट को बहुत ध्यान से देखना, आपको मैंने लेफ़्ट साइड और राइट साइड डिफ्रेंशिएटिव वे से किया हुआ है, लेकिन लेफ़्ट साइड में ज्वाइंट कमेटीज़ हैं जिसमें दोनों हाउसेज़ के मेंबर होते हैं और ये आपके परमानेंट टाइप कमेटीज़ हैं, ठीक है ना, ये हेडॉक नहीं है। और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे दोनों हाउसेज की कमेटीज़ दोनों हाउसेज में सेपरेटली हैं, राइट। यानी अगर मैं बात करूं कमेटी ऑन पेटिशन तो लोकसभा में अलग है और राज्यसभा में अलग है, दोनों हाउसेज की। लोकसभा वाले में सिर्फ लोकसभा मेंबर होंगे और राज्यसभा वाले में राज्यसभा के होंगे। तो यहाँ पर अब हम लेफ्ट साइड सबसे पहले डिस्कस करते हैं द कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। देखिए 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा 10 राज्यसभा। जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स जो रिपोर्ट्स होती है उसको एग्जामिन किया जाता है, वेलफेयर एक्टिविटीज़ को ये और सजेशन देते हैं। तो ये आपकी जो दोनों हाउसेज के जो मेंबर होते हैं ये उस पर SC/ST के वेलफेयर के लिए काम करते हैं। ज्वाइंट कमेटीज ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, देखिए इसमें आपके 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा 15 होते हैं। ये इशू ऑफ द प्रॉफिट जो होता है आपके किसी MP का अगर कोई इश्यूज है या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे कोई डेलिब्रेशंस है उस पर कुछ सजेशंस हैं उसको एग्जामिन करते हैं। कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन 1997 में बनी है, 30 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। ये नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट पढ़ते हैं, उस पर मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट क्या होते हैं उसको सजेशन देते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। लाइब्रेरी कमेटीज होती है आपकी, ये ज्वाइंट होती है ऑब्वियसली, 6 आपकी लोकसभा से, 3 आपके राज्यसभा से। और आपकी जो ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरीज एंड अलाउंसेज 1954 है, आपके 10 लोकसभा से 5 राज्यसभा से। ये आपके सैलरी अलाउंसेज पेंशन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1950, जब भी इनकी सैलरी बढ़ती है अलाउंसेज बढ़ते हैं, पेंशन बढ़ती है, आप देखते होंगे बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से ऐसे हवा में ये बिल पास करते हैं। तो बेसिकली ये कमेटीज़ उस पर पहले काम कर रही होती है। अब आप देखिए राइट साइड में सिंगल हाउस कमेटीज सेपरेटली इन द बोथ हाउसेज। अब कमेटी ऑन पेटिशन देखिए लोकसभा की जो अलग कमेटी है उसमें 15 होते हैं, राज्यसभा में 10 की अलग कमेटी होती है। ये बेसिकली जो पेटिशन ऑन बिल्स होते हैं मैटर ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस के होते हैं। आप भी कोई इस पर पेटिशन अगर किसी इशू पर डालना चाहते हो तो आप इस कमेटी को डाल सकते हो। और मैटर परटेनिंग टू द यूनियन सब्जेक्ट्स उसको भी डिस्कस करती हैं। एथिक्स कमेटी होती है ताकि हाउस में डिसिप्लिन बना रहे। लोकसभा में 2000 में बनती है, राज्यसभा में 1997 में 3 ईयर पहले बन गई थी। और ये भी आपका डिसिप्लिन के बारे में मैटर को जो है उन इश्यूज़ को हैंडल करते हैं। कमेटी ऑन पेपर लेड ऑन द टेबल, क्योंकि जितने भी हाउस में लोकसभा की अलग है और आपकी राज्यसभा की अलग है, जितने भी वहाँ पे रिपोर्ट्स आती हैं टेबल की जाती हैं क्या वो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर फॉलो करके फॉलो हो रही हैं, तो उसको भी एग्जामिन किया जाता है। कमेटी ऑन प्रिविलेज होती है, लोकसभा में 15 होते हैं, राज्यसभा की जो अलग से होती है उसमें राज्यसभा में 10 होते हैं। और वो देखते हैं वो आपकी जो प्रिविलेजेज होती है उनका कोई ब्रीच होता है तो ऐसे जो मैटर हैं उस पर अपनी रिपोर्ट देते हैं। कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स ऑफ, आपने देखा होगा दोनों हाउसेज के अलग अलग हैं कि MPs आप जा नहीं रहे हैं, रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे बैठते नहीं हैं, आपके बेंचेस खाली रहते हैं। तो अगर 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंटीज़ होते हैं और तो उनकी मेंबरशिप विदाउट द परमिशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द हाउस, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, और अगर लोकसभा में तो स्पीकर।
तो ऐसे में फिर उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का जब वो काफ़ी टाइम नहीं आए थे तो राज्यसभा में ये मामला रेज किया कुछ एमपीज़ ने, तो फिर सचिन तेंदुलकर इमीडिएटली आए और उन्होंने बताया कि ड्यू टू सम अर्जेंसी आई कुडंट ज्वाइन द हाउस, और फिर वो मामला स्टॉप हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी कमेटी जो मैंने डिस्कस किया। अब हम सिंगल हाउस कमेटी सेपरेटली बहुत जो अलग अलग दोनों हाउसेज में, जैसे बिजनेस एडवाइजरी कमेटीज़ हैं, आप देखते हो कि कितना क्या टाइम, कौन सा बिल कब किस पे टाइम, किस एजेंडे पे कितना टाइम किस नेता को मिलेगा, किस पार्टी को कितना मिलेगा। तो ये सारा का सारा जो बिजनेस आपका जो एडवाइजरी कमेटी काम करती है लोकसभा में, जैसे उसके स्पीकर चेयरमैन खुद ही होते हैं और 15 मेंबर्स होते हैं उसमें, राज्यसभा के आपके 11 मेंबर्स होते हैं और उसमें चेयरमैन खुद ही चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंस, देखिए इसमें आपका 1953 में नहीं थी, लोकसभा वाली में 15 मेंबर है, राज्यसभा की जो अलग से उसमें 10 मेंबर्स हैं, और इसमें जो मिनिस्टर आता है वो खुद फ्लोर पे आके खड़ा होकर और खुद एश्योरेंस देता है अगर कोई एमपी क्वेश्चन पूछता है तो कि यस वी आर लुकिंग इनटू दिस मैटर्स ये, और वो जो कुछ टाइम देते हैं, कुछ एश्योरेंस देते हैं। और जब मिनिस्टर्स अगर हाउस में आके अगर कोई एश्योरेंस देता है तो इट गिव्स ए मैसेज टू एंटायर कंट्री कि यस नाउ द गवर्नमेंट इज सीरियस एंड विल लुक इनटू द मैटर अप्रोप्रिएटली। द कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन, आपकी लोकसभा की वाली कमेटी में देखिए 1953 से भी उसमें 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा वाले में, राज्यसभा में 10 मेंबर्स होते हैं। और यहाँ पे वेदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन देखिए बहुत अलग से टॉपिक है, वो मैं अभी ये नहीं बता, मतलब जो बेसिकली आपका जो लेजिस्लेचर्स हैं वो आपको कुछ फंक्शंस डेलीगेट करते जाते हैं एग्जीक्यूटिव्स को, तो वो आपका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जैसे आपके रेगुलेशन रूल्स हैं, सब रूल्स हैं, बायलॉज तो इनफैक्ट आपके डीएम लेवल पर भी बनते हैं, आर बीइंग प्रॉपरली एक्सरसाइज बाय द एग्जीक्यूटिव नॉट। तो देखते हैं कि जितने भी आपके रूल्स बायलॉज जितने भी आपके डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है प्रॉपरली वो एक्ट की स्पिरिट के अगेंस्ट तो नहीं है, तो ये उस पर काम करते हैं। अब कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल रेजोल्यूशन, आपके इसमें देखिए जो आपके जो मिनिस्टर जब बिल लेके आता है तो उसको देखिए मिनिस्टर को माना जाता है कि पब्लिक मेंबर, और प्राइवेट मेंबर आपका यानी एमपी को बोलते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा में 15 मेंबर्स के जैसे ये है, और ये डिप्टी स्पीकर इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, और ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है, ये आपको याद रखना, राज्यसभा में ये कमेटी नहीं है। जनरल पर्पज कमेटी होती है, देखिए जनरल पर्पज कमेटी में आपके जो बचे कुछ जो काम हो जाते हैं रेज्यूटरी टाइप है, जैसे स्पीकर चेयरमैन है वो राज्यसभा के चेयरमैन हैं अपने अपने रिस्पेक्टिव हाउसेज में, और जो आपके डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी यानी वो 24 उनके जो चेयरमैन हैं तो वो भी इस कमेटी में होते हैं। और लीडर ऑफ रिकॉग्नाइज पार्टी सारे लीडर ये भी होते हैं, और जिसको चाहें स्पीकर या आपके चेयरमैन जिसको चाहें तो वो भी मिला सकते हैं, और दोनों हाउस की अलग अलग कमेटी होती है। रूल्स कमेटी होती है आपकी लोकसभा में 15 मेंबर्स की, राज्यसभा की जो अलग से रूल कमेटी उसमें 16 मेंबर्स होते हैं, और ये शायद एक ऐसी कमेटी है जिसमें राज्यसभा के मेंबर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जो मेरे को भी थोड़ा सा एक अलग सा कुछ शॉकिंग सा लगा। और यहाँ पे ये जो प्रोसीजर मैटर ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन हाउस उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम सारी कमेटीज थ्रोली कर चुके हैं, और आपका जो इश्यूज इन कमेटी सिस्टम है तो इसमें हम देखेंगे कि इस चार्ट में जो पीआरएस की जो साइट है इसमें बता रखा है कि आपकी 14th लोकसभा जो है उसमें 60 जो % हैं आपकी वो आपके बिल भेजे गए थे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ के पास, राइट। देखिए इसमें जो इश्यूज इन कमेटी सिस्टम, वाइल द स्टैंडिंग कमेटीज हैव इम्प्रूव्ड द पार्लियामेंट्री एबिलिटी टू एग्जामिन द पॉलिसीज बेटर, देयर आर सेवरल चैलेंजेस दैट नीड फर्दर अटेंशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ लोकसभा बिल्स रेफर टू द कमेटी सोर्स, तो पीआरएस का सोर्स है, तो यानी आपका 14th लोकसभा में 60%, फिर ये बढ़ता है, अच्छी बात है, फिर आपका 15th लोकसभा में इट वेंट अप टू द 71%, और आपका 16th लोकसभा में ड्रास्टिकली रिड्यूस, और ये आपका आ जाता है 27%। लेकिन तब तक ये पूरी टर्म पूरी नहीं, तब तक ये रिपोर्ट आई है, तो इसमें कुछ टाइम भी अभी बैलेंस है। तो यानी आप देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा बिल अगर जाएंगे तो उतना ही अच्छा काम होगा। और यहाँ पे आपके जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो एक अपनी कंसर्न शो कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स टाइम्स का एक कटआउट है, 95 आउट ऑफ द 244 MPs ऑन पार्लियामेंट्री कमेटीज एब्सेंट फ्रॉम ऑल मीटिंग्स। तो यानी आप देख लीजिए कि मोर देन 1/3 आपके जो MPs हैं वो कमेटीज में नहीं जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट नायडू अनवेल्स 15 पॉइंट चार्टर ऑन पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। ये ओवरऑल पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कि 15 पॉइंट्स इन्होंने चार्टर दिया। जैसे मान लीजिए कोई एंटी डिफेक्शन बिल है तो इमीडिएटली जो आपके हाउस के जो स्पीकर हैं वो उसको बहुत जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ करें। डिसरप्शन कम से कम, डिसरप्शन देखिए आपका डाइसेंट जरूरी है लेकिन डिसरप्शन पैदा नहीं होना चाहिए एक लिमिट के बाद। तो बहुत सारे पॉइंट्स है, तो उसमें पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ का भी इन्होंने पॉइंट बोला है कि उसमें जो पार्टीज़ हैं वो रोस्टर फॉलो कराएं, अपने MPs को बोलें कि वो अगर सभी पार्टिकुलर स्पेसिफिक मेंबर नहीं आ सकते तो एटलीस्ट रोस्टर वाइज तो हों और 50% से ज़्यादा उनकी अटेंडेंस तो होनी चाहिए।
अब यहाँ पर एक कमेटी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस जो था, रिकमेंडेशंस 2002 की जो रिपोर्ट है आपके, इन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया था, तो इनके कुछ पॉइंट्स इनसे रिलेटेड भी हैं। तो देखें, उन्होंने बोला कि जितने भी जो बिल्स हैं ये सारे के सारे डिस्कशन नहीं होना चाहिए, स्टैंडिंग कमेटीज़ को भेजना ही भेजना चाहिए जितने भी बिल आते हैं लोकसभा में और या राज्यसभा में। तो बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन अभी तक फॉलो नहीं किया। 2002 की रिपोर्ट है और आज आ गया 2020, 18 ईयर्स। तो हु इज़ स्टॉपिंग दीज ग्रेट पार्लियामेंटेरियंस? तो इनको कौन रोक रहा है? 18 साल तो हो गए हैं। इंस्टीट्यूशनल रिसर्च सपोर्ट इनको देनी चाहिए जो आपके डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, और इनका जो मिनिमम एक सिटिंग मैंडेटरी तो होना ही चाहिए, जैसे पार्लियामेंट में मिनिमम 100 डेज़ तो होने ही चाहिए पर तीनों सेशन के मिला के, और स्टेट इलेक्शन जिसमें 70 से लेस MLA तो 50 डेज़ तो होना ही चाहिए, जो आज मुश्किल से 20 या 25 या 26 दिन आते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ 70 से ऊपर के जो MLAs हैं तो वहाँ पे 90 डेज़ मिनिमम सिटिंग होनी चाहिए। और बात अच्छी सजेशन बहुत अच्छे दे रखे हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि एक फ़िक्स कैलेंडर होना चाहिए, जैसे UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। और फिर इन्होंने भी बोला कि सजेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग स्टैंडिंग कमेटीज ऑन इकोनॉमी, एक स्टैंडिंग कमेटी इकोनॉमी पे भी होनी चाहिए, और प्रोवाइडिंग स्पेस फॉर डेलिब्रेशन ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन सेपरेटली। तो इस पर भी कुछ आगे कार्रवाई नहीं हुई है। अब वे फॉरवर्ड, और मैंने कुछ अपने व्यूज़ भी इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इनको इनकॉर्पोरेट कीजिए। क्वेश्चंस में बड़ा बैलेंस व्यू देके आना है आप लोगों को, और आपके भी कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप उसको जरूर मेंशन करना। माय व्यूज़, मैं इसको अगर कंपेयर करता हूँ, मेरे को लगा, देखिए सुप्रीम कोर्ट का 222 डेज़ यानी 222 दिन जो है साल में सुप्रीम कोर्ट बैठता है। तीनों विंग्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो जब लेजिस्लेचर आपका मुश्किल से 100 डेज़ ही क्यों बैठ पा रहा है? एक साइड आपका जब सुप्रीम कोर्ट यानी जुडिशरी इतना लंबा टाइम दे रही है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट को भी थोड़ा अपना टाइम बढ़ाना चाहिए। 60 डेज़ और 70 डेज़ सफिशिएंट नहीं है। और आपका 2002 की जो भी हमने रिपोर्ट देखी उसमें 100 डेज़ का उन्होंने सजेशन दिया है, तो आपका जस्टिस में चली गया। तो यहाँ पर मेरा मानना है कि 125 और 150 डेज़ तक का इनका काम इनको होना चाहिए फॉर बेटर डेलिब्रेशन ऑन बिल्स। और स्टेट लेजिस्लेचर पे तो देखिए नेशनल जो एवरेज है वो 26 डेज़ की है, इसमें तो बहुत सुधार करने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग 16 लोकसभा अगर मैं बात करता हूँ, 133 बिल्स वर पास्ड, लेकिन उसमें से सिर्फ 41 बिल्स यानी आउट ऑफ 133, 133 में से सिर्फ 41 बिल्स ही रेफ़र किए गए। रेस्ट 92 बिल्स वर हेस्टी मैनर्स में क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया गया और उनको ऐसे ही पास करते। तो इसका रेपरकशंस क्या होगा? इसका रेपरकशंस क्या होगा? अगर बिल फॉल्टी होगा तो लोग सफ़र करेंगे, लोगों के या तो गलती से उनको ट्रैक किया जाएगा, गलती से केस डाला जाएगा, वो केस फेस करेंगे, फिर उस बिल को वो चैलेंज करेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया जाएगा। इट में टेक नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, और फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन होगी। तो कितने तरीके से इम्पैक्ट करता है इस डेमोक्रेटिक सेटअप को अगर एक हेस्टी बिल पास कर दिया जाए। तो मेकिंग मैंडेटरी ईच बिल टू बी रेफर टू द, ऑब्वियसली है, ये तो रेफ़र करना ही करना चाहिए। मेकिंग लाइव स्ट्रीमिंग ओनली ऑफ सबमिशन ऑफ एक्सपर्ट्स, यहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स के व्यूज़ अलग अलग हैं कि आपके अगर स्ट्रीमिंग कर दिया है तो लोकसभा में तो स्ट्रीमिंग ही है पर हावर। आई थिंक लोकसभा का जो बिल आता है पर आवर उसका लाइव स्ट्रीमिंग का 25 lakhs इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कितना करोड़ों का खर्चा आता है पूरा उसका। और वहाँ पे जब मीडिया ग्लेरिंग होता है, मीडिया के सामने जो MPs हैं वो अपनी पार्टी लाइन से अलग नहीं बोल पाते हैं। इसलिए मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो अभी प्रोसीजर है वो इस पॉइंट पे ठीक है कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं, जो आपके मिनिस्टर, जो आपके सेक्रेटरीज, जो एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग ज़रूर होनी चाहिए ताकि पता लगे कि क्या ओपिनियन दिया जा रहा है। 5th पॉइंट, द कंपोजिशन ऑफ द डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज़। इसमें जूनियर के साथ साथ सीनियर में पॉइंट पहले कवर कर चुका हूँ, तो सीनियर MPs भी होने चाहिए। और इसमें रोस्टर वाइज और इसमें कंपलसरी अटेंडेंस ज़रूरी कर देना चाहिए स्टैंडिंग कमेटीज़ में MPs का जाना। और आपका जो अभी जैसे 54% रिकमेंडेशन इस सेक्शन लोकसभा की मानी, इसको इनहेंस करना चाहिए, 70-80 तक ट्राई करना चाहिए। और गुड थिंग्स अबाउट दिस कि ये जो वहाँ पे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटीज़ में है, अब वो पार्टी लाइन्स होती हैं, सफिशिएंट टाइम मिलता है और एंटी डिफेक्शन इशू भी नहीं रहता। तो वो एक अच्छा कंसेप्ट है, उसी को थोड़ा इनलार्ज करना चाहिए। और सेकंड मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए यूके में क्या है कि आपके मिनिस्टर्स को भी बुलाया जा सकता है इन पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के सामने, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। मेंबर तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बुलाया भी जा सकता है। अभी तक जो मैंने JPC वाले वीडियो में बताया कि सिर्फ सर्टिफाइड जो टेस्टिमोनियल्स हैं सर्टिफाइड बाय दोज मिनिस्टर्स वही प्रोड्यूस किए गए हैं, लेकिन अभी तक मिनिस्टर्स ये एज ए यहाँ अभी तक ऐसी कोई कन्वेंशन डेवलप नहीं हुई है कि किसी मिनिस्टर्स को किसी कमेटी के सामने बुलाया गया हो। और मेरा भी ऐसा मानना है कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को थोड़ा सा सेपरेट ही रखना चाहिए।
आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ होगा। मैं ऐसी एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ये टॉपिक काफ़ी लंबा था, मैंने एक ही वीडियो में सभी तरह की कमेटीज़ और इन पर डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली ये काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है। और इस पर क्या आपके व्यूज़ हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन जो पहले स्लाइड्स में लिखे हैं उनका कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप डूइंग हार्ड वर्किंग। जय हिंद।